नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले क्लास तक हमने छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास कवर कर लिया है और साथ ही प्राचीन इतिहास भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप एक बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है। हमने रिलेटिव मेथड्स और टेक्निक्स के माध्यम से उसे सबको पढ़ाया हुआ है, तो आपको याद करने में आसानी जाएगा। आज से हम छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास की शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है। अभी तक हमने देखा कि जो प्राचीन इतिहास था उसमें जो भारतीय राजवंश जो थे संपूर्ण भारत में जिन्होंने राज किया उनका क्या प्रभाव था, उनके क्या यहाँ साक्ष्य प्राप्त हुए, जो स्थानीय राजवंश थे उनके बारे में देखा। फिर जहाँ से देखेंगे कि मराठा बोलता हूँ, कलचुरी कालीन आ गया, काकतीय वंश आ गए, जो बाहरी राज्यों के जो यहाँ आकर शासन करने के लिए आए और स्वतः यहाँ आकर बस कर शासन करने लगे, जिनके बारे में हमने मध्यकालीन इतिहास में देखा। और अब हम देखेंगे आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में आपके मराठों का आगमन होगा और उनके पश्चात या उनके थ्रू ब्रिटिशर्स का छत्तीसगढ़ में सत्ता स्थापित हो जाएगा, ठीक। तो मुख्य रूप से हमें मराठा काल और ब्रिटिश काल के बारे में आधुनिक इतिहास में पढ़ना है। तो छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास में मैंने क्या बताया, मराठा काल और अंग्रेजी सत्ता के बारे में पढ़ना है जब तक कि हमें आज़ादी नहीं मिल जाती। तो ये आपके छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास का पोर्शन हो गया। अब सबसे पहले मराठा आते हैं जब कलचुरी वंश यहाँ शासित रहता है। तब मैंने बताया था कि 1741 से 57 तक जो दो शासक होते हैं कलचुरी वंश के, एक रघुनाथ सिंह और मोहन सिंह, इन दोनों ने मराठों के अधीन होकर शासन किया था। ये स्वतंत्र शासक नहीं थे, इन्होंने मराठों के अधीन होकर शासन किया था, जिन्हें अप्रत्यक्ष मराठा शासन के अंतर्गत शासक बोला जाता है। क्या अप्रत्यक्ष मराठा शासन? अप्रत्यक्ष मराठा शासन क्यों? अप्रत्यक्ष मराठा शासन इसलिए क्योंकि यहाँ उन्होंने रघुनाथ सिंह और मोहन सिंह को जब वो हरा देते हैं, जब रघुनाथ सिंह यहाँ समर्पण कर देता है, और लाया कौन था उनको यहाँ तक, लेके कौन आया था, तो मोहन सिंह ही लेके आया था सत्ता की लालसा में। तो जब रघुनाथ सिंह सरेंडर कर देता है तो उसके बाद क्या हो जाते हैं कि ये मराठों के अधीन शासन करने लग जाते हैं। अब मैंने किसी क्षेत्र को जीता है और उस क्षेत्र में मैं जाकर शासन नहीं कर रहा हूँ और वहाँ किसी के थ्रू मैं शासन चला रहा हूँ, तो क्या अप्रत्यक्ष मराठा शासन आ जाएगा, ठीक। अगर मैं खुद जाके वहाँ शासन करूँगा तो स्वयं प्रत्यक्ष मराठा शासन आ जाएगा। अब मराठा शासन स्वयं भी नहीं आ रहे हैं लेकिन अपने अंदर के अधिकारियों को बैठा रहे। यहाँ क्या थे, अपने अंदर के थे क्या? नहीं थे, ये वहीं के शासक थे। लेकिन सुबह व्यवस्था में क्या हो गया, अपने अंदर कुछ अधिकारियों को रख कर वहाँ से शासन संचालित करेंगे, तो सुबह व्यवस्था आ गया। फिर इनके आगे हम देख लेंगे कि ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन, मतलब अब जो मराठा हैं वो ब्रिटिशर्स के अधीन हो गए। मराठा के अधीन तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र था, अब स्वयं मराठा ब्रिटिशर्स के अधीन हो गए, तो ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन देखने को मिलेगा, वहाँ ब्रिटिशर्स का भी हस्तक्षेप आपको देखने को मिलेगा। पुनः मराठा शासन आएगा, मतलब वापस से कैसे आता है उसके बारे में हम देखेंगे। और जब वापस यहाँ अब देखते हैं, यहाँ सूबा शासन था तो सूबेदार के माध्यम से किया गया। प्रत्यक्ष शासन में तो स्वयं उनके जो शासक थे वो लोग किए थे। ब्रिटिश अधीन में क्या होता है कि ये अधीक्षकों की नियुक्ति कर देते हैं, ठीक है, ब्रिटिशर्स। पुनः मराठा शासन में क्या होता है, तो इसमें जिलोदारी की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा, जो मराठा शासक रहेंगे उनके द्वारा। और अंतिम रूप से फिर प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन आ जाता है 1854 के बाद से। तो इन सभी कालक्रम के अनुसार हमें पढ़ते जाना है आधुनिक इतिहास को। तो सबसे पहले देखते हैं, और यहाँ एक चार्ट जो बना हुआ है उसे हमको याद करना है। ये अगर चार्ट याद हो गया, इनमें दिए गए शासक के नाम, सूबेदार के नाम, अधीक्षक के नाम, जिलेदारों के नाम, इन सभी के नाम याद हो गए तो आप ये समझिएगा आपका आधुनिक इतिहास स्ट्रांग हो गया। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है
क्योंकि इनके अंदर के की पॉइंट्स बस आपको याद रखने होंगे उसके बाद, क्योंकि आज के परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपको इनका क्रम ही जमाने दे दिया जाता है। 2 सूची देंगे, एक तरफ शासकों का क्रम दे देंगे, एक तरफ वर्ष दे देंगे कब से कब तक इन्होंने शासन किया, ठीक है। या शासक दे दिया, उनके अंदर कौन सूबेदार आते थे ये दे दिया, अधीक्षक कौन थे ये दे दिया, ठीक है। तो ये सब आपको ये सूची याद रहने से ही होगा, ऐसे क्वेश्चन सूची याद रहने से आपको ही बनेंगे, ठीक है। तो हम चालू करते हैं। अप्रत्यक्ष मराठा शासन से, अप्रत्यक्ष मराठा शासन में 2 शासक हुए थे, हमने कलचुरी कालीन में भी देखा था, एक रघुनाथ सिंह और एक मोहन सिंह। ये कब से कब तक थे, तो 1741 से 1757। अच्छा पहले ईयर याद करते हैं, चलते हैं हम। तो 1741 से 1757 अप्रत्यक्ष, ये वाला आपको याद हो गया। एक बार और मैं बता देता हूँ, पहले अप्रत्यक्ष मराठा शासन आएगा, फिर मराठा शासन आएगा, फिर सूबा शासन व्यवस्था आएगा, फिर ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन आएगा, फिर पुनः मराठा शासन आएगा, फिर प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन आएगा। क्या, पहले अप्रत्यक्ष मराठा, फिर प्रत्यक्ष मराठा, फिर मराठा तो शासन करेंगे लेकिन सूबा व्यवस्था के थ्रू। अब मराठा के ऊपर ब्रिटिश आ जाएगा तो ब्रिटिश अधीन मराठा शासक, फिर पुनः मराठा आ जाएंगे तो पुनः मराठा शासन। अब इनको पूरी तरीके से हटा देंगे तो प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन। समझ गए, मराठा शासन पहले अप्रत्यक्ष हुआ, फिर प्रत्यक्ष हुआ, फिर उन्होंने सूबेदार बनाए तो सूबेदार आ गया, फिर उनके ऊपर ब्रिटिशर्स आ गए तो ब्रिटिश अधीन मराठा शासक, फिर वो स्वयं खुद आ गए फिर से तो पुनः मराठा शासन, फिर अंतिम रूप से उनको हटा दिया गया तो प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन। ठीक, ये हुआ। कब से कब तक, तो अप्रत्यक्ष पहले था तो ये 1741 से 1757 तक, 41 से 57 तक तो 16 साल तक इन्होंने शासन किया। फिर 58 से 87 तक, 58 से 87 तक लगभग 29-30 साल तक प्रत्यक्ष मराठा शासन चला। ठीक, फिर 88 से 18 तक, 88 से 18 तक लगभग 30 साल तक ये फिर शासन चला। तो 16-30-30 या 29-30, 16-29-30 याद रखते चलना। अगर आपको 1741 बस याद हो रहा है, आगे याद नहीं हो पा रहा तो ये डिफरेंस को याद कर लेना। ठीक है, फिर 30 साल तक चला 88 से 18, फिर 18 से 30 12 साल तक ब्रिटिश अधीन चला, फिर 30 से 54 24 साल तक आपका पुनः मराठा शासन चला, और फिर 24 से लेकर अंतवागत, मतलब जब तक अंत होता है, स्वतंत्रता नहीं मिल जाती, तब तक आपका प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन चलता है। तो क्या क्या याद करना है, 1741 से 57 अप्रत्यक्ष, अगर ऐसे याद हो रहा है तो ठीक है, अन्यथा 1741 को आपको याद करना है और अंतिम आपका 1947 रहेगा। ठीक है, तो 1741 से 16 साल तक 1757, फिर 29 या 30 साल तक 58 से 87, 57 के बाद 58 आया तो 57 से अगर लेंगे तो 30 साल होता है, और 58 से ले रहे हैं तो कितने साल हुए आपके 29 साल, तो 30 या 29 साल लेना है आपको। ठीक, फिर 87 के बाद 88 से 18 लेंगे 30 साल, फिर 18 से 30 लेंगे 12 साल, फिर 30 से 54 लेंगे 24 साल, फिर 54 से लेकर 1947 तक। ठीक है, इस तरीके से आपको याद करना है। तो 16, 29, 30, 24, 12, 12, 24, 16, 29, 30, 12, 24 इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं 1741 को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, अदरवाइज आपको डायरेक्ट याद हो रहा है तो वैसे चलना, 1741 से 57, फिर 58 से 87, फिर 88 से 18, फिर 18 से 30, फिर 30 से 54 और 54 से फिर 1947 तक। ठीक, लाइन से जिस क्रम में पढ़ें, अप्रत्यक्ष मराठा, मराठा फिर सूबा व्यवस्था, फिर ब्रिटिश अधीन, फिर पुनः मराठा और प्रत्यक्ष रूप से फिर ब्रिटिश, इस क्रम में था वो। ठीक, अब अप्रत्यक्ष मराठा शासन के अंदर कौन कौन शासक थे, तो रघुनाथ सिंह थे और मोहन सिंह थे। रघुनाथ सिंह थे, मोहन सिंह थे, इनके बारे में हमने पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी अभी ओवरव्यू हम पढ़ लेंगे इस चार्ट के बाद। फिर देखेंगे मराठा शासन जो प्रत्यक्ष रूप से आते हैं तो कौन आते हैं, सबसे पहले आते हैं बिम्बाजी, बिम्बाजी भोसले आते हैं, फिर चिमणा जी भोसले आते हैं, फिर बंको जी भोसले आते हैं, फिर पुरुषा जी भोसले आते हैं, फिर अप्पा जी साहेब आते हैं, अप्पा साहेब आते हैं। ठीक है, तो क्या, बिम्बा चिमना व्यंको पुरुषो अप्पा, बिम्बा चिमना व्यंको पुरुषो अप्पा। ठीक है, इसी तरीके से इसको याद करना, बिम्बा चिमना व्यंको पुरुषा अप्पा। ठीक, बिम्बा चिमना व्यंको पुरुषा जी और अप्पा साहेब। ठीक है, इसी तरीके से आपको शासकों का क्रम याद रखना है। अब 1758 से तो शुरू होता है मराठा शासन, 58 से 87 तक चलता है, तो इनके बीच में इनका भी क्रम याद रखना है आपको, शासन क्रम। अब इनका शासन क्रम क्या क्या कर रहा, तो 58 से 87 तक तो प्रत्यक्ष मराठा शासन के रूप में खुद बिम्बाजी शासन करते हैं, जो कि प्रत्यक्ष मराठा शासन में ही आ जाता है कंप्लीट। तो एक हिसाब से बोल सकते हैं जो प्रत्यक्ष मराठा शासन था वो केवल और केवल बिम्बाजी भोसले का ही शासनकाल था। किसका था, बिम्बाजी भोसले का शासनकाल। चिमना जी के बाद से क्या होता है कि 1 साल तक ये स्वयं प्रत्यक्ष शासन करते हैं 88 तक, फिर उस 88 के बाद से ये क्या करते हैं, लेकिन ये चिमना जी यहाँ छत्तीसगढ़ क्षेत्र में नहीं आते हैं, वहाँ आगे देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, आगे का पार्ट है।
87 से 88 तक नागपुर में ही रहकर संचालित करते रहते हैं स्वयं, लेकिन उसके बाद जो व्यंको जी आता है, व्यंको जी से अप्पा साहेब तक ये सब यहाँ सूबेदार व्यवस्था चालू करते हैं, सूबेदारी व्यवस्था। तो कहाँ से? व्यंको जी से, ठीक है। तो 58 से 87 तक तो हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते इन सभी शासकों को। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से तो केवल 58 से 87 तक ही चला, और इस 58 से 87 तक केवल और केवल बिम्बाजी भोसले ने ही शासन किया है, ठीक। चिमनाजी भोसले 87 से 88 कुछ समय के लिए रहते हैं, फिर उसके बाद से व्यंको जी, पुरुषो जी और अप्पा जी, जो अंतिम तीन हैं, व्यंको जी, पुरुषो जी और अप्पा जी, इन तीनों ने सूबेदार व्यवस्था के थ्रू यहाँ शासित किया था। तो इनका लेकिन शासन क्रम आपको याद तो करते तो चलना है। तो प्रत्यक्ष मराठा शासन कब से कब तक था? 57 से 88 और 57 से 87। इस बीच कौन शासन करेगा? बिम्बाजी भोसले, हो गया। एक साल 87 से 88 चिमनाजी भोसले, फिर 88 से 11 व्यंको जी भोसले, फिर 11 से 16 पुरुषा जी, और 16 से 18 अप्पा साहेब, ठीक है। 16 से 18 अप्पा साहेब आ जाता है, ठीक है। तो ये जो अंतिम के 3 शासक है, ये आपके सूबा व्यवस्था के समय भी रहेंगे। 88 से 18 देख रहे हैं आप, 88 से 18, तो ये भी आपको याद रखना है। सूबा शासन व्यवस्था किनके समय में था? तो व्यंको जी के समय में था, पुरुषो जी के समय में था, और अप्पा साहेब के समय में था। क्या? व्यंको जी, पुरुषा जी और अप्पा साहब, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष मराठा शासन 58 से 87 था, जिसमें केवल और केवल बिम्बाजी भोसले ने शासन किया। फिर उसके बाद चिमना जी आए, 1 साल शासन किया। फिर उसके बाद 3 शासक आए, व्यंको जी, पुरुषा जी, अप्पा जी, जिन्होंने सूबा व्यवस्था के थ्रू शासन किया था। कब से कब तक शासन था इन सभी का? अब जहाँ नागपुर से ऑपरेट करते थे तो वहाँ तो शासन किए ना, तो उनका साल कितना था? तो 58 से 87 बिम्बाजी देख लिया, 87 से 88 चिमना जी देख लिया, फिर व्यंको जी का 88 से 11 देख लिया, फिर 11 से 16 और 16 से 18। तो नॉर्मल है। 58 से 87 तो प्रत्यक्ष रूप से पढ़ रहे हैं तो याद हो गया। 87 88 1 साल का था, तो चिमना जी का 1 साल देख लिए, ठीक। फिर व्यंको जी का 88 से 11 देखना है, कितना? 88 से 11, तो 23 साल तक ये रहते हैं। फिर आगे 5 साल तक पुरुषा जी रहते हैं, प से 5, प से पुरुषा जी, ऐसे कर लेंगे। और अप्पा साहेब 2 साल तक रहता है, 2 साल तक, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। 58 से 87 बिम्बाजी, 87 से 88 चिमना जी, 88 से 11 व्यंको जी, 11 से 16 पुरुषा जी, और 16 से 18 अप्पा जी, ठीक। इस तरीके से आप याद रखिएगा, बार बार पढ़ने से याद हो जाएगा। फिर सूबा शासन व्यवस्था। सूबा शासन व्यवस्था आता है, मैंने बताया था प्रत्यक्ष केवल बिम्बाजी तक रहेगा, बिम्बाजी के बाद सूबा व्यवस्था आ जाएगा। तो सूबा व्यवस्था कब से आएगा? 1 साल तक चिमना जी ने संभाला था, तो चिमना जी की मृत्यु 88 में होती है, तो 88 से लेकर 18 तक 30 साल, 88 से 18। अब इस समय 3 शासक व्यंको जी होंगे, पुरुषा जी होंगे, अप्पा जी होंगे। अब इन्होंने सूबेदार के थ्रू शासन किया। तो सूबेदार कौन कौन थे? तो महिपत राव, विठ्ठल राव, भवानी कालू, केशव गोविंद, बीकाजी पेंड्री, बीकाजी गोपाल, सखाराम हरि एवं सखाराम टाटिया और यादवराव दिवाकर। किनका नाम है? महिपत राव, विठ्ठल राव, भवानी कालू, केशव गोविंद, बीकाजी पेंड्री, बीकाजी गोपाल, सखाराम हरि, सीताराम टाटिया और यादवराव दिवाकर। तो इसका मैंने निमोनिक्स बनाया हुआ है, तो इसको आप याद कर सकते हैं। नॉर्मल अभी तक मैंने नॉर्मल आपको सभी का सिंपल याद कराया, क्योंकि मैंने जिस तरीके से रिलेट किया मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगा, इस वजह से मैं नहीं बताया, लेकिन ये मैं बता सकता हूँ, तो इसको मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसका था सब्बो माही विभा के बससिया। सब्बो माही विभा के बससिया। क्या? सब्बो माही विभा के बससिया। आपको ये लाइन लिख लेना है, सबो माही विभा के बससिया। क्या लिखना है? सबो माही विभा के बससिया। क्या लिखना है? सबो माही विभा के बससिया, ठीक है। सबो से सूबेदार आ जाएगा, माही से महिपत राव दिनकर आ जाएगा, वी से विठ्ठल राव दिनकर और भा से भवानी कालू। तो सबो माही हो गया, विभा सबो माही में सूबेदार, माही से महिपत राव, विभा में वी से विठ्ठल राव, भा से भवानी कालू। सबो माही विभा के से केशव गोविंद, विभा के बससिया से, तो ब से 2 बीकाजी पिंडरी और बीकाजी गोपाल। बीकाजी पिंडरी और बीकाजी गोपाल का नाम आएगा, बीकाजी पिंडरी और बीकाजी गोपाल का विभा के बससिया। तो ब हो गया, स से सखाराम, सी से सीताराम, स से सखाराम हरि और सी से सीताराम टाटिया, ठीक है। बससिया, या से यादवराव दिवाकर। तो ये था सब्बो माही विभा के बससिया, ये आपके सूबेदारों का क्रम था। अब सूबेदार कब से कब तक थे? तो 1788 से 1818 तक था, ये ईयर याद है हमको। अब इनके बीच जो 8 सूबेदार आए हैं उनका भी तो नाम याद होना चाहिए, उनका भी तो क्रम याद होना चाहिए, कब से कब तक उन्होंने शासन किया। तो देखिए, 2 साल महिपत राव दिनकर ने 88 से
90, 88 से 90, 6 साल विठ्ठलराव दिनकर में, 90 से 96, 1 साल भवानी कॉलोनी, 96 से 97, ठीक है। फिर आपका यहाँ देखेंगे तो 11 साल, लगभग 11 साल के आसपास केशव गोविंद ने किया। फिर 1 साल बीकाजी पिंडरी, फिर उसके बाद 8 साल बीकाजी गोपाल, फिर उसके बाद कुछ समय के लिए सखाराम हरि और सीताराम टाटिया आते हैं, और उसके बाद 1 साल के लिए यादवराव दिवाकर, ठीक है। तो क्या था 2 6 1 11, क्या आया 2 6 1 11 1 8, 2 6 1 11 1 8, ठीक है। तो इसको 26 कर लेना, 111, 26 फिर 111, फिर 18, फिर एक कुछ समय के लिए तो इसको छोड़ देना, और उसके बाद जो आएगा वो 1 साल के लिए, ठीक है। तो 26 111 18 01, ठीक, 26 111 18 01, इस तरीके से इसको बांट सकते हैं आप। तो सब माही विभाग के बससिया देख लिए हम, सब माही विभाग के बससिया शासन क्रम क्या रहेगा, तो 26, और ये एक एक वर्ड निकालना है, केवल बीच में जो 111 है उसको 2 भाग में तोड़ना है, 1 और 11 में, 1 और 11 में ना। तो 26 11, या इसको आप 3 पार्ट में कर लीजिए 261 11, 261 11, फिर 1801, ठीक है। 261 11 1801 करके 261 11 1801 ये कर सकते हैं। 261 11 261 11 1801, 2 साल महिपतराव, 6 साल विठ्ठलराव, 1 साल आपका भवानी कालू, 11 साल केशव गोविंद, क्योंकि सबसे लंबे समय तक इसी ने किए तो 11 साल आ गया। फिर 1 साल का बीकाजी पिंडरी, 8 साल का बीकाजी गोपाल, फिर शून्य वर्ष में सखाराम और सीताराम आते हैं, ठीक है। और 1 साल के लिए अंतिम जो रहता है आपका यादवराव दिवाकर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया, ठीक। तो ये आपको याद रखना किसके बारे में, आपके सूबा व्यवस्था के बारे में। फिर आगे हम देखते हैं ब्रिटिश के अधीन मराठा शासक। ब्रिटिश के अधीन मराठा शासक कौन थे ये देखेंगे। तो ब्रिटिश अधीन मराठा शासन में अधीक्षकों की नियुक्ति की जाती है। इस समय अधीक्षकों की नियुक्ति की जाती है, और इनका क्रम क्या रहता है तो ये देखते हैं। तो पहले कैप्टन एडमंड आते हैं, कैप्टन एगन्यू आते हैं, फिर कैप्टन हंटर, फिर सैंडिस, फिर विल्किंस, फिर क्राफर्ड। क्या एडमंड, एगन्यू, हंटर, सैंडिस, विल्किंस, क्राफर्ड। तो इसको आप याद रखना। अब कब से कब तक था, तो 1818 से 1830 तक था। 12 साल में 6 लोग आ गए। 12 साल में कितने लोग आ गए, 6 लोग आ गए, ये आपको याद रखना है। 6 लोग में पहले तो इसको याद रखना, अनबर्न काम किए। अनबर्न काम क्या होता है, आग लगाने का। अनबर्न काम क्या होता है, आग लगाने का होता है। तो कैप्टन एडमंड हो गया, आग लगाने से एगन्यू हो गया। अब अनबर्न काम करके आप आग लगाओगे तो आपको क्या पड़ेगा, हंटर पड़ेगा। हंटर से हंटर हो गया, हंटर पड़ेगा। फिर आपका सैंडिस निकल जाएगा, याद रखना सैंडिस निकल जाएगा, ठीक। तो उसके बाद अब जो किसी के सामने आप आग लगा रहे हो या किसी के लिए आग लगा रहे हो तो उसकी तो इच्छा होगी ना आपको हंटर मारने की। तो उसका व्हील था, वो व्हील था ना, और उसने किया से क्राफर्ड क्या एंड काम किए आग लगाने का। तो आपको हंटर मारा जिससे आपका सैंडिस निकल गया, और जिसने मारा उसका क्या था, व्हील था ना। व्हील मतलब होना, तो व्हील चाहना, विल्किंस, और फिर किया से क्राफर्ड, ठीक है। दिल किया, व्हील किया से एंड बर्न काम किए तो आग लगाने का। तो आपको हंटर पड़ा जिससे सैंडिस निकल गया, और जिसने आपको मारा उसका व्हील किया था तो व्हील से विल्किंस और किया से थे क्राफर्ड, ठीक है। इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं आप। यहाँ पर अंतिम में मैंने कुछ और ही जोड़ा है, लेकिन आपको बताने लायक नहीं इसलिए नहीं बता रहा, ठीक। तो कैप्टन एडमंड, कैप्टन एगन्यू, हंटर, सैंडिस, विल्किंस और क्राफर्ड, ये नॉर्मल आप याद रखेंगे। अनबर्न काम किया आग लगाने का तो हंटर पड़ा, सैंडिस निकल गया, और जिसने मारा उसका व्हील किया था या दिल किया था कर लेना, तो विल्किंसन और क्राफर्ड, ठीक। अब अधीक्षकों का तो क्रम मैंने बता दिया। अब 1818 से 1830 तक रहेंगे। जैसे हम बिम्बाजी भोसले का मैंने बताया था, इनका क्रम बताया था, और साथ में इनके शासन का वर्ष भी बताया। उसी प्रकार इनके भी शासन का वर्ष आपको याद रखना है। शासन का वर्ष आप याद रखेंगे क्रम के साथ, तो आपको आसानी पड़ेगा कि किस वर्ष में कौन सा काम हुआ था। अगर किसी क्या अधीक्षक का आपको याद है, जैसे कि आपको याद है कैप्टन एगन्यू का 1800 से 1825 तक था, तो उस बीच जितने भी काम होंगे छत्तीसगढ़ में, जितने भी आपके विद्रोह हो जाएंगे या फिर जो भी नया कार्य किया जाएगा, सुधार कार्य हो या किसी भी तरीके का कार्य हो, तो आपको पता रहेगा ना कि पूछ देगा सवाल में कि
19 में जो क्रांति हुई थी वो किसके समय में थी? तो आपको याद रहेगा 1819 कैप्टन एगेन्यू, 1818 से 1825 ये एगेन्यू के समय होता, तो एगेन्यू याद रहेगा। इसलिए आपको समय भी जो शासन वर्ष है, काल है जो जितने वर्ष का, उसको आपको याद रखना है, ठीक। तो एंडमेंट काम किया, एंडमेंट तो हुआ तो 1818 एक साल तक रहता है। 1818 से फिर 25 आता है आपका एगेन्यू, 18 फिर 18 से 25 फिर 25 फिर 25 से 28 फिर 28 फिर 28 से 30। तो देखिए 12 साल में 6 अधीक्षक आए, और देखें शुरू का वर्ष सब शुरू के दो का पेयर बनाना और सबका शुरू सेम रहेगा, जैसे 18 फिर 18 से 25 फिर 25 फिर 25 से 28 फिर 28 फिर 28 से 30। क्या 18 से 25 25 से 28 28 से 30, ठीक है। इसी तरीके से आपको याद रखना, तो याद होगा ये 18 से 25 25 से 28 28 से 30, ठीक है। तो देखो जो ऑड ईयर्स में जो आ रहे हैं उनका एक ही समय है, 18 हुआ फिर उसे 25 हुआ फिर 28 हुआ, और बीच में जो आ रहे हैं उनके बीच का समय 18 से 25 फिर 25 से 28 और 28 से 30। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं। पुनः मराठा शासन जब आता है तो कब आता है? इस समय एक इसी के दौरान एक वो शासक आएगा रघुजी तृतीय, जो अवयस्क रहता है। तो इस वजह से उन्होंने ब्रिटिशर्स ने इस समय अपना शासन संभाला था, और उसके वयस्क होते ही शासन उसको सौंप दिया जाता है। लेकिन उनको बताया जाता है कि आप जिलेदारों के माध्यम से शासन कीजिए, जैसे हमने अधीक्षकों के माध्यम से शासन किया, अब जिलेदारों के माध्यम से शासन करें। तो इन जिलेदारों को नियुक्त करता है, और इनका क्रम क्या है तो आपको देखना। इसका क्रम है 1830 से 54 तक, 1830 से 54 तक, ये भी 8 आते हैं। तो अभी देखा हमने 8 सूबे शासक आ गए, 6 अधीक्षक आ गए और 8 जिलेदार आएंगे। 8 जिलेदार कौन कौन सा? कृष्णाराव अप्पा, अमृतराव अप्पा, सहरुद्दीन, दुर्गा प्रसाद, इंदुकराव, शखाराम, गोविंदराव अप्पा, गोपालराव अप्पा, ठीक है। सदरुद्दीन है, सदरुद्दीन, ठीक। तो देखो कृष्ण में देखो, कृष्ण में 3 नाम आ जाएंगे। करी में कृष्णाराव अप्पा आ रहा है, अंतिम में तो अमृतराव अप्पा हो गए, और से सदरुद्दीन, ठीक है। कृष्ण, अमृत और सदरुद्दीन। कृष्ण में आप देखेंगे, कृष्ण में तो इसमें 3 नाम आ जाएंगे, कृष्णाराव अप्पा, बीच में अमृतराव और से सदरुद्दीन, ठीक है। कृष्ण में कृष्णाराव अप्पा, अमृतराव अप्पा और सदरुद्दीन, ये 3 नाम हुए। फिर उसके बाद 2 लड़कियों का नाम आएगा जो कि सखा रहेंगे। 2 लड़की कौन? दुर्गा प्रसाद और इंदुकराव, दुर्गा प्रसाद और इंदुकराव। तो दुर्गा माता का नाम है तो वो पहले आएंगे, भगवान पहले आएगा, तो दुर्गा प्रसाद, फिर इंदुकराव, फिर इंदुकराव हो गए, ठीक है। ये दोनों सखा थे, तो सखाराम बापू सखा थे। फिर उसके बाद भगवान के फिर 2 नाम, पहले जैसे भगवान का पहला नाम आया था वैसे अंतिम नाम क्या? गोविंद राव और गोपाल राव। गोविंद बोलो हरि, गोपाल बोलो कर कैसे चलता है, तो गोविंद पहले आता ना उसमें, तो गोविंद राव फिर गोपाल राव, ठीक। तो इस तरीके से आप जिलेदारों का क्रम याद कर सकते हैं। कृष्ण में 3 लोग का आएगा, कृष्णराव अप्पा, कृष्ण अमृत के समान अमृतराव अप्पा, अंतिम में आता था सदरुद्दीन। फिर दुर्गा और इंदु सखा थे, तो दुर्गा प्रसाद, इंदुकराव, सखाराम बापू, ठीक, सखा थे। फिर भगवान का नाम आता है, किसके सखा थे बोल देंगे तो गोविंद और गोपाल के, गोविंद गोपाल के सखा थे करते हैं, तो गोविंद राव अप्पा और गोपाल राव अप्पा, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। कृष्ण से याद रखेंगे 3 नाम। फिर दुर्गा और इंदु सखा थे किसके? गोपाल और गोविंद और गोपाल के, तो गोविंद और गोपाल। और गोविंद और गोपाल कैसे कन्फ्यूजन दूर होगा, तो गोविंद बोलो हरि, गोपाल दूर हो, ये वाला लाइन आप याद रखना, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें पूछा जाएगा प्रथम जिलेदार कौन, तो कृष्णाराव अप्पा, अंतिम जिलेदार कौन, तो गोपाल राव अप्पा। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये था पुनः मराठा शासन के समय जिलेदारों का क्रम, ठीक। इनके शासन संबंधित वर्ष के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। अब आगे हम देखेंगे प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन आता है तो कब से कब तक रहेगा ये? 1854 से 1947, जब तक कि हमको आज़ादी नहीं मिल जाती है। तो 13 मार्च 1854 को डलहौजी द्वारा हड़प नीति के तहत सम्मिलित कर लिया जाता है। क्यों कर लिया जाता है? तो हड़प नीति क्या होता था मैं यहीं पर बता देता हूँ कि किसी का पुत्र नहीं होता तो आप दत्तक पुत्र नहीं ले सकते। दत्तक पुत्र मतलब किसी का बच्चा गोद नहीं लोगे। अगर गोद लो के आप गोद लेके शासन करने वाला प्रथा का इसने समाप्त कर दिया था। सिंपल यही लाइन था। और ये क्या करता था, जिसका बेटा नहीं हो वही तो गोद लेगा। तो आपका अगर वंशज आगे नहीं है तो आप गोद नहीं ले सकते, आपकी सत्ता को हम हड़प लेंगे, और इसी का नाम हड़प नीति फिर रखा गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो 13 मार्च 1854 को हड़प नीति के तहत जो ब्रिटिश शासन है वो ब्रिटिश शासन जो है या मराठा शासन जो है वो ब्रिटिश के अधीन आ जाता है। तो उसी के तहत छत्तीसगढ़ एरिया जो मराठों के अधीन था वो भी ब्रिटिशर्स के अधीन प्रत्यक्ष रूप से आ जाता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ये बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। यहाँ तक अभी हम जब मराठा काल पढ़ेंगे तो मराठा काल के समय तक ये कंप्लीट करेंगे। उसके आगे आपका स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हो जाएगा, ये समझ लेना, ठीक है।
तो ये था इस चार्ट के बारे में मैंने बताया। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ये चार्ट ही इतना बड़ा है कि आपको संपूर्ण पढ़ाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो एक बार मैं क्विक रिवीजन कराते चलता हूँ। देखिए क्या क्या था इसमें। तो अप्रत्यक्ष था मराठा, फिर प्रत्यक्ष मराठा था, फिर उन्होंने सूबा लाए तो सूबा शासन था, फिर उनके ऊपर ब्रिटिशर्स आ गए तो ब्रिटिश अधीन शासन आएगा जो जिलादार अधीक्षक लाएंगे, फिर पुनः मराठा शासन आएगा जो जिलेदारों के अनुसार चलेगा, फिर उसके बाद प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन आ जाता है। कब से कब तक? तो 1741 से 58 से 29 साल, फिर 88 से 18 30 साल, फिर 18 से 30 12 साल, फिर 30 से 54 24 साल, फिर 54 से लेकर 1947 तक प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन चलता था। अप्रत्यक्ष मराठा शासन में 2 लोग आए थे, रघुनाथ सिंह और मोहन सिंह। मराठा शासन में 5 शासक हुए, बिम्बाजी, चिमणाजी, व्यंकोजी, पुरुषाजी और अप्पाजी। इसी तरीके से आपको नाम पढ़ते जाना है, याद हो जाएगा। बिम्बाजी स्वयं प्रत्यक्ष रूप से शासन करते, तो पूरा प्रत्यक्ष मराठा शासन बिम्बाजी का समय हुआ कब से कब तक? 58 से 87 तक। केवल एक साल के लिए चिमणाजी भोसले आएंगे जो प्रत्यक्ष शासन करेंगे, लेकिन वो नागपुर से करते हैं, यहाँ छत्तीसगढ़ नहीं आते हैं। ठीक, कारण क्या है आगे हम देख लेंगे। फिर जो अंतिम के 3 शासक आएंगे, व्यंकोजी, पुरुषाजी, अप्पाजी, ये तीनों सूबा व्यवस्था लाते हैं। इनका शासनकाल कब से कब तक? तो हमने देख लिया था 58 से 87 बिम्बाजी था, 1 साल 87 से 88 चिमणाजी था। फिर उसके बाद जो आता है वो 23 साल के लिए आता है, कौन? व्यंकोजी 88 से 11 साल 11 तक आता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो आता है वो 5 साल के लिए था, फिर उसके साथ बाद आता है जो 2 साल के लिए था। तो इसी तरीके से याद किया था 58 से 87, 87 से 88, 88 से 11, 11 से 16, 16 से 18, ये 5 शासक। फिर सूबा शासन जब आता है व्यंकोजी द्वारा, तो महिपत राव, इसके लिए मैंने बताया सब माही विभा के बससिया, सबसे सूबेदार माही से महिपत राव, वी से विभा का, वी से विट्ठल राव, भा से भवानी कलु, के से केशव गोविंद, बससिया में ब से बीकाजी पिंडरी और बीकाजी गोपाल था, स से सखाराम हरी, स से सीताराम टाटिया और या से यादवराव दिवाकर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, क्रम भी हमने देखा था 88 से 90, तो 261 11 1801 करना बोला था, तो 2 साल महिपत राव 88 से 90, फिर 6 साल 90 से 96 विट्ठल राव, फिर 1 साल भवानी कालू, फिर 11 साल केशव गोविंद, फिर उसके बाद 1 साल बीकाजी पिंडरी, 8 साल बीकाजी गोपाल, फिर 0 साल के लिए सखाराम हरी, सीताराम टाटिया आए थे, मतलब उसी दौरान हट जाते हैं। फिर अंतिम में 1 साल के लिए यादवराव दिवाकर आते हैं। आपको मैंने ऐड करके बता दिया था क्या है कैसे है, तो ये देख लीजिएगा। ठीक, फिर ब्रिटिश अधीन मराठा शासक में अधीक्षक आ जाते हैं, तो मैंने बताया था एंड में एंड काम करेंगे, आग लगाने का तो आपको हंडर पड़ेगा, वह सैंडिस निकल जाएगा, और जिसने मारा उसका व्हील रहेगा, क्योंकि आप उसके प्रति आग लगा रहे थे, तो उसका व्हील किया, तो व्हील से विल्किंसन और किया से क्राफर्ड। ठीक, फिर मराठा शासन थे, साल मैंने बता दिया था इसका 1818 से 1830 तक ब्रिटिश अधीन का, और 6 लोग आए थे, तो कैसे कैसे बताया था, जो ऑड नंबर में उनका 1 साल का था, 18 फिर 25 फिर 28, और उनके बीच में बाकी 3 का, तो 18 में एडमंड, 18 से 25 एगेन्यू, 25 में आपका हंटर, 25 से 28 सैंडिस, फिर 28 में विल्किंस, और फिर 28 से 30 क्राफर्ड। ठीक, आगे पुनः मराठा शासन जो आता है उसमें जिलेदार लोग आते हैं। इसमें कृष्णाराव अप्पा को मैंने याद कराया था कैसे, क्रिस थे 3 नाम, कृष्णाराव, अमृतराव, सदरुद्दीन। 2 सहेली आएंगी, पहले दुर्गा आएगी तो दुर्गा प्रसाद, फिर इंदुराव, फिर सखाराम। ठीक, सखा थे किसके? गोविंद गोपाल के, तो गोविंद राव और गोपाल राव, इस तरीके से याद किया था। और अंतिम रूप से प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन हड़प नीति के तहत 13 मार्च 1854 के तहत यहाँ ब्रिटिश सत्ता स्थापित हो जाती है। ठीक है, तो ये था, ये आधुनिक इतिहास का चार्ट था जिसके बारे में हमें आगे पढ़ना है। जितने नाम मैंने याद कराए हैं वो तो आपके मराठा काल तक कंप्लीट हो जाएंगे। इसके आगे हमें अलग से पढ़ना है, जिसमें आपके माधवराव सप्रे, सुंदरलाल शर्मा, रविशंकर, इनका योगदान इधर आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये वीडियो को 2 से 3 बार आप ज़रूर देखिएगा। मानता हूँ कि लंबा बन गया क्योंकि चार्ट ही इतना बड़ा था और सबको आपको याद कराना था, तो आप इसे आधा आधा करके देख लीजिएगा, शुरू के 50-50% में तोड़कर देख लीजिएगा तो भी आपको बन जाएगा। ठीक है, सूबा शासन तक पहले देख लिया, फिर ब्रिटिश अधीक्षक से आगे बाद में देख लिया। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, और मैंने जितना भी रिलेट हो सका रिलेट करके याद कराया, तो आप याद कीजिएगा और जो भी आपके फ्रेंड हैं उन तक इसको शेयर कीजिएगा। अगर इस चार्ट में कहीं भी आपको दिक्कत आ जाता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।